दोस्तों आज की वीडियो में मॉडर्न एज के लिटरेचर को डिस्कस करेंगे। इस एज का डिटेल्ड ओवरव्यू हमने अपनी लास्ट वीडियो में लिया था, जिसमें हमने इस एज में होने वाले इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स, इन्वेंशंस और लिटरेरी टेक्निक्स वगैरह को डिस्कस किया था। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अब चलते हैं इस एज के लिटरेचर की तरफ। अगर इस एज के लिटरेचर की बात करें तो इस एज के लिटरेचर में हमें न्यू एक्सपेरिमेंट्स, फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर, फोकस ऑन इनर थॉट्स और इमेजरी और सिंबलिज्म देखने को मिलती है। अगर इमेजरी की बात करें तो इसमें ऐसे किया जाता है कि वर्ड्स का यूज़ करके ऑडियंस के माइंड में चीज़ों के बारे में पिक्चर बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है, द स्काई बर्न्ड ऑरेंज एज द सन डिप्ड बिलो द माउंटेन। अब जैसे ही मैंने ये लाइन बोली थी, आप में से बहुत से लोगों के माइंड में सनसेट का पिक्चर बन गया होगा। इस प्रोसेस को इमेजरी बोलते हैं। इसमें सिर्फ वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। जबकि अगर सिंबलिज्म की बात करें तो इसमें सिंबल्स का यूज़ किया जाता है और इन सिंबल्स में कोई ना कोई हिडन मीनिंग होता है। अब ये सिंबल कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है या कोई कलर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो डव है, बज़ाहिर ये एक परिंदा है, लेकिन इसका हिडन मीनिंग ये है कि ये पीस को सिंबलाइज करता है। और जो रेड कलर होता है वो ख़तरे को सिंबलाइज करता है। इस प्रोसेस को सिंबलिज्म बोलते हैं। अब बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं इस एज के लिटरेचर की तरफ। अगर इस एज के लिटरेचर की बात की जाए तो इस एज के लिटरेचर में जो डोमिनेंट जॉनरा था वो फिक्शन था। और अगर इस एज की फिक्शन की बात करें तो इस एज के राइटर्स ने पुरानी स्टोरी टेलिंग वाले कॉन्सेप्ट से किनारा कर लिया था और उनका फोकस कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स पर शिफ्ट हो चुका था। इसके अलावा इस एज के राइटर्स ने फिक्शन में हीरो के कॉन्सेप्ट को भी बदल कर रख दिया था। पहली एजेस में ऐसे होता था कि जो हीरो होते थे वो मोस्टली ब्रेव, स्ट्रांग या अपर क्लास से होते थे, लेकिन जो मॉडर्न एज थी इसमें जो हीरोज होते थे वो मोस्टली मिडिल क्लास से होते थे और साथ ही उनकी पर्सनैलिटीज़ में कोई ना कोई फ्लॉ ज़रूर होता था। और यहाँ एक और बात भी याद रखिएगा कि फ़िक्शन में सिर्फ नावल्स नहीं आते, बल्कि नावल्स के साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज़ और नावेला वगैरह भी आते हैं। अब चलते हैं इस एज के इम्पोर्टेंट फ़िक्शन राइटर्स की तरफ। अगर इस एज के फेमस नावलिस्ट्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आते हैं जेम्स जॉयस। ये एक आयरिश नावलिस्ट, पोइट और लिटरेरी क्रिटिक थे जिनका लाइफ स्पैन 1882 से 1941 तक था। इन्होंने अपनी लाइफ में एवंथ गार्ड मूवमेंट में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। और अगर एवंथ गार्ड मूवमेंट की बात करें तो ये एक मूवमेंट थी और इसमें मौजूद राइटर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियंस और आर्टिस्ट वगैरह का मानना था कि उन्हें अब ओल्ड रूल्स को भुला देना चाहिए और उन्हें न्यू स्टाइल्स और टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करवानी चाहिए। और यह सब करने का उनका मेन पर्पस सिर्फ लोगों की अटेंशन हासिल करना था। जेम्स जॉयस की अगर बात करें तो इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत में ओल्ड ट्रेडिशंस को फॉलो किया था, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ इन्होंने भी ओल्ड ट्रेडिशंस को छोड़ दिया था और अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ करना शुरू कर दिया था। और इसके साथ साथ इन्होंने ग्रामर के साथ भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए थे। फॉर एग्जांपल ये ऐसे करते थे कि आयरिश, इंग्लिश, लैटिन और दूसरी लैंग्वेजेस को ब्लेंड करके न्यू सेंटेंस बना देते थे और अपने वर्क्स में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते थे। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो 1914 में इन्होंने अपना पहला वर्क डबलिनर्स के टाइटल से पब्लिश करवाया था। यह वर्क शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन है और इसमें इन्होंने आयरलैंड के कैपिटल डबलिन के लोगों की स्टोरी बताई है। इसके अलावा ये अपने एक और वर्क अ पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज अ यंग मैन की वजह से काफ़ी फेमस थे। यह एक नावल था और यह सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नावल था। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क एक ऐसे वर्क को बोलते हैं जिसमें राइटर अपनी लाइफ के बारे में बताता है, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें फिक्शनल होती हैं। इस वर्क में भी जेम्स जॉयस ने अपनी लाइफ के बारे में बताया। इस वर्क में इन्होंने खुद को स्टीफन डेडलस नामी कैरेक्टर के साथ रिप्लेस किया और इस नावल में इन्होंने अपने चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक की स्टोरी बताई है, लेकिन साथ ही इन्होंने उसमें कुछ चीज़ें फिक्शनल भी बताई हैं। इसके अलावा ये अपने एक और वर्क उलाइसिस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। उलाइसिस को हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि उसमें जो मेन फोकस था वो 3 मेन कैरेक्टर्स की इनर थॉट्स पर था। सेकंड पर आती हैं वर्जीनिया वुल्फ। ये एक इंग्लिश राइटर थी और इनके वर्क्स में हमें ज़्यादातर फोकस प्लॉट की बजाय कैरेक्टर्स की थॉट पर देखने को मिलता है। इन्होंने भी अपने वर्क में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया है और इसके साथ साथ ये एवंथ गार्ड मूवमेंट का हिस्सा भी थी। इसके अलावा ये ब्लम्सबरी ग्रुप की मेंबर भी थी। इस ग्रुप की बात करें तो इस ग्रुप के मेंबर्स का भी मानना था कि हमें ओल्ड ट्रेडिशन से निकलना होगा और इसके साथ साथ ये भी कहते थे कि रूल्स तो होते ही तोड़ने के लिए, हमें रूल्स को तोड़ना चाहिए।
अगर वर्जीनिया वुल्फ की बात करें तो इनके वर्क्स में हमें ज़्यादातर फोकस एवरीडे लाइफ, इनर वर्ल्ड और वुमेन की स्ट्रगल पर देखने को मिलता है। और इसके अलावा इन्होंने अपने वर्क्स में वुमेन राइट के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1929 में एक वर्क लिखा था अ रूम ऑफ वंस ओन, और अपने इस वर्क में इन्होंने इस बात पर जोर डाला है कि हर वुमेन के पास उसका अपना एक अलग रूम होना चाहिए और कुछ पैसे भी होने चाहिए ताकि वो बिना किसी डिस्टर्बेंस के लिटरेरी वर्क लिख सके। इस वर्क के अलावा ये अपने एक और वर्क मिसेस डेलवे की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इस वर्क में इन्होंने क्लैरिसा डेलवे नामी एक अपर क्लास वुमेन की स्टोरी दिखाई है कि वो लंदन में रहती है और वो एक दिन पार्टी की तैयारियां कर रही हैं। ये पूरा वर्क उसकी लाइफ के एक दिन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है। थर्ड पर आते हैं D.H. लॉरेंस। ये एक इंग्लिश नावलिस्ट, पोइट, एसेइस्ट और लिटरेरी क्रिटिक थे जिनका लाइफ स्पैन 1885 से 1930 तक था। अगर इनके वर्क्स की बात करें तो ये अपने वर्क्स में बोल्ड थीम्स का यूज़ करके ह्यूमन रिलेशनशिप्स और इमोशंस को दिखाते थे, तो इसी वजह से इनके वर्क्स बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी का शिकार रहे हैं। इवन के इनके कुछ वर्क्स तो बैन भी हो गए थे। फॉर एग्जांपल इन्होंने 1915 में द रेनबो के टाइटल से एक वर्क पब्लिश करवाया था और इसमें बोल्ड थीम्स होने की वजह से ये वर्क कुछ टाइम के लिए बैन हो गया था। और फिर ऑलमोस्ट 10 साल के बाद यानी कि 1926 में इस पर से बैन को हटा दिया गया था। अच्छा, जब लोगों को किसी चीज़ से मना किया जाता है कि ये काम नहीं करना तो वो काम ज़रूर करते हैं, और यहाँ भी ऐसे ही हुआ था। अब जैसे इस वर्क पर से बैन हटा था तो लोग इस वर्क के पीछे पड़ गए थे कि इसमें ऐसा क्या है जो हमें इसे पढ़ने नहीं दिया जा रहा, और लोगों के इसी इंटरेस्ट की वजह से इनका ये वर्क बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था और ये इनका सेकंड मोस्ट फेमस वर्क भी बन गया था। इसके अलावा ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क सन एंड लवर्स की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1913 में पब्लिश करवाया था और ये एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। इसमें इन्होंने पॉल मॉरल नामी एक लड़के की स्टोरी बताई है कि वो अपनी मदर के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड है और इसी अटैचमेंट की वजह से उसे दूसरी लड़कियों के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप बनाने में दिक्कत होती है। थ्रू आउट द नावल इस पॉल की रिलेशनशिप बनाने की स्ट्रगल को दिखाया गया है। फोर्थ पर आते हैं E.M. फॉस्टर। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट, एसेइस्ट और लिटरेरी क्रिटिक थे जिनका लाइफ स्पैन 1879 से 1970 तक था। अगर इनके लिटरेरी वर्क्स की बात करें तो इन्होंने अपने ज़्यादातर फेमस वर्क 1905 से 1924 के दरमियान ही लिखे थे। फिर 1924 में इन्होंने नावल्स लिखना बंद कर दिए थे और उसके बाद इन्होंने अपना फोकस ऐसे राइटिंग, क्रिटिसिज्म और ब्रॉडकास्टिंग की तरफ कर लिया था और 1930s में ये BBC के ब्रॉडकास्टर भी बन गए थे। इन्हें इनकी लाइफ में काफ़ी मरतबा नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया था लेकिन ये कभी भी जीत नहीं सके थे। अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क का पासेज टू इंडिया की वजह से काफ़ी फेमस हैं। अपने इस वर्क में इन्होंने कॉलोनाइजेशन वाला टाइम पीरियड दिखाया है, यानी कि 1947 से पहले वाला, जब हम लोग ब्रिटेन की एक कॉलोनी थे। और इस वर्क में इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स और इंडियंस के दरमियान मौजूद इख्तलाफात को दिखाया है। लास्ट पर आते हैं जोसेफ कॉनरेड। ये एक पोलिश ब्रिटिश नावलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। 1874 में 16 इयर्स की एज में इन्होंने फ्रेंच मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर लिया था और फिर कुछ टाइम उनके साथ रहने के बाद 1878 में इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर लिया था और 1886 में इन्हें ब्रिटेन की नेशनैलिटी भी मिल गई थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी लाइफ में एशिया, अफ्रीका और अमेरिका वगैरह का सफ़र किया और ये सब हमें इनके वर्क्स में देखने को भी मिलता है। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत पोलिश और फ्रेंच लैंग्वेज में लिखकर की थी, लेकिन फिर बाद में जब इन्होंने ब्रिटिश मर्चेंट नेवी को ज्वाइन कर लिया था तो उसके बाद इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना शुरू कर दिया था। अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क हार्ट ऑफ डार्कनेस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। यह नावल 1899 में पब्लिश हुआ था और अपने इस वर्क में इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन की वजह से होने वाली डिस्ट्रक्शन के बारे में दिखाया है कि कैसे कॉलोनाइजर्स ने अफ्रीका के लोगों पर जुल्म किए थे। यह था कुछ इस एज की फिक्शन के बारे में। अब चलते हैं इस एज की पोइट्री की तरफ। अगर इस एज की पोइट्री की बात करें तो इस एज की पोइट्री में बहुत सी पोइटिक मूवमेंट्स इंट्रोड्यूस हुई थी, जिनमें से फर्स्ट पर आता है जॉर्जियन पोइटिक मूवमेंट। इस मूवमेंट का नेम उस टाइम के किंग जॉर्ज फिफ्थ के नेम पर पड़ा था और ये ऑलमोस्ट 1910 से 1922 तक रही थी और इसमें ऑलमोस्ट 30 से ज़्यादा पोइट्स थे। इन सब ने मिलकर ये फैसला किया था कि वो अपनी पोइट्री में न्यू एक्सपेरिमेंट्स नहीं करेंगे और ना ही मॉडर्न एज के रूल्स को फॉलो करेंगे, बल्कि वो ऐसे करेंगे कि जो ओल्ड ट्रेडिशंस पहली एजिस से चली आ रही थी उन्हें ही फॉलो करते रहेंगे।
इन सब ने मिलकर जॉर्जियन पोइट्री के टाइटल से पोइट्री की एक कलेक्शन पब्लिश करवाई थी। उस कलेक्शन में 5 एंथोलॉजीज थी, मींस कि उसमें 5 बुक्स थी। ये सारे अपना अपना वर्क लिखते थे और इस जॉर्जियन पोइट्री की कलेक्शन में पब्लिश करवा देते थे। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जॉर्जियन पोइट्स की तरफ। अगर इस ग्रुप के इंपॉर्टेंट पोइट्स की बात करें तो फर्स्ट पर आते हैं वाल्टर डी ला मारे। ये एक इंग्लिश पोइट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और नावलिस्ट थे और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक अमेरिकन ऑयल कंपनी में एज अ क्लर्क की थी। और जब भी इन्हें कोई फ्री टाइम मिलता था तो ये उसमें वर्क्स लिख लिया करते थे। और फिर 1924 में रिटायर्ड होने के बाद इन्होंने अपना सारा टाइम राइटिंग को दे दिया था। इसके अलावा अगर इनकी बात करें तो ये दूसरे पोइट से थोड़े डिफरेंट थे। इन्होंने बच्चों के लिए और बड़ों दोनों के लिए वर्क लिखे थे। इन्होंने 1913 में पिकॉक पाई के टाइटल से पोएम्स की एक कलेक्शन पब्लिश करवाई थी और इसमें इन्होंने एनिमल्स, सीजन्स, वेदर और घोस्ट वगैरह के बारे में बताया था और बच्चों ने इस वर्क को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ओवरऑल ये अपने वर्क द लिसनर की वजह से काफ़ी फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1912 में पब्लिश करवाया था और इसमें इन्होंने एक ट्रैवलर की स्टोरी बताई है कि एक अलोन ट्रैवलर है और उसने किसी से वादा किया था कि वो उससे मिलने ज़रूर आएगा। अब जिससे इसने वादा किया तो उसका घर जंगल के बीचों बीच था। तो ये ऐसे करता है कि उससे मिलने उसके घर पहुंचता है और जब दरवाज़ा खटखटाता है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स भी नहीं आता और अंदर कोई भी नहीं होता। लेकिन जौन से ये ट्रैवलर है इसे ऐसे लगता है कि अंदर कोई भूत वगैरह खड़े होकर इसकी बातें सुन रहे हैं। इनका ये वर्क जॉर्जियन पोइट्री की कलेक्शन में भी पब्लिश हुआ था। सेकंड पर आते हैं हैरोल्ड मोनरो। ये एक ब्रिटिश पोइट थे जो कि अपनी सिंपल और क्लियर पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस थे। इन्होंने 1913 में लंदन में पोइट्री बुक शेल ओपन कर ली थी और इन्होंने न्यू पोइट्स की बहुत ज़्यादा मदद भी की थी। ये ऐसे पोइट्स जो न्यू होते थे या अभी फेमस नहीं हुए थे, ये उनका वर्क्स बहुत कम पैसों में पब्लिश करते थे और कुछ का तो ये फ्री भी कर दिया करते थे। अगर इनकी बात करें तो ये भी अपनी अर्ली लाइफ में जॉर्जियन पोइटिक मूवमेंट का हिस्सा थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने मॉडर्न पोइट्री को अपना लिया था और इन्होंने भी पोइट्री को फ्री वर्स में लिखना शुरू कर दिया था। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क यूथ इन आर्म्स की वजह से काफ़ी फेमस हैं। यह वर्क इन्होंने 1914 में पब्लिश करवाया था और इस वर्क में इन्होंने वर्ल्ड वार 1 में मरने वाले सोल्जर्स की डेथ पर मौन किया है। इनका ये वर्क जॉर्जियन पोइट्री की कलेक्शन में पब्लिश हुआ था। थर्ड पर आते हैं विलियम हेनरी डेविस। ये एक वेल्श पोइट और राइटर थे जो कि अपनी ऑटोबायोग्राफी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा ये अपने एक और वर्क लेयर की वजह से भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अपने इस वर्क में इन्होंने सैडनेस जाहिर की है कि लोग अपनी लाइफ में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि उनके पास नेचर, ब्यूटी और दूसरी मूवमेंट्स को एंजॉय करने के लिए टाइम ही नहीं है। और इनका ये वर्क जॉर्जियन पोइट्री में भी पब्लिश हुआ था। अगर इसके अलावा इनकी बात करें तो ये यूके की कंट्री वेल्स में पैदा हुए थे तो इसलिए इन्हें वेल्श बोलते हैं। और इसके अलावा ये हर जगह भटकते रहते थे, मींस कि इनका कोई प्रॉपर ठिकाना नहीं था, ये होमलेस थे तो इसलिए इन्हें ट्रैम्प का टाइटल भी दिया गया। लास्ट पर आते हैं सैगफ्रीड सैसोन। ये एक ब्रिटिश पोइट, सोल्जर और राइटर थे और ये अपनी एंटी वार पोइट्री की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। एंटी वार पोइट्री ऐसी पोइट्री को बोलते हैं जिसमें वार्स को क्रिटिसाइज किया जाता है। इन्होंने भी अपने वर्क में वार को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है, इवन कि इन्होंने वार के लिए अननेसेसरी स्लॉटर का टाइटल भी यूज़ किया है। ये भी अपनी अर्ली लाइफ में जॉर्जियन पोइटिक मूवमेंट का हिस्सा थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इन्होंने भी मॉडर्न पोइट्री लिखना शुरू कर दी थी। इसके अलावा ये अपने एक वर्क सबाल्टन की वजह से काफ़ी फेमस हैं। इनका ये वर्क जॉर्जियन पोइट्री में पब्लिश हुआ था। यह था कुछ जॉर्जियन पोइट्री के बारे में। अब चलते हैं डायमॉक पोइट्स की तरफ। अगर डायमॉक पोइट्स की बात करें तो ये पोइट्स का एक ग्रुप था जो कि 1911 से 1914 के दरमियान इंट्रोड्यूस हुआ था। इसमें मेन 6 पोइट्स थे और ये सब मिलकर इंग्लैंड के एक विलेज डायमॉक में रहते थे, इसलिए इन्हें डायमॉक पोइट्स बोलते हैं। इन पोइट्स ने अपने वर्क्स में नेचर और इंग्लिश कंट्री साइड की ब्यूटी को दिखाया है। इसके अलावा इन्होंने पर्सनल फीलिंग्स, फ्रेंडशिप और मॉरल वैल्यूज़ के बारे में भी वर्क्स लिखे हैं और कभी कभार ये रिलीजन पर भी लिख लिया करते थे। और अगर इनकी बात करें तो इनमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट, एडवर्ड थॉमस, लास्किलस एबरक्रॉम्बी, रपर्ट ब्रोक, जॉन ड्रिंक वाटर और विल्फ्रेड विल्सन वगैरह जैसे पोइट्स आते हैं। इसके अलावा इस ग्रुप में कभी कभार एलियोनर फर्जियन को भी शामिल किया जाता है, लेकिन मोस्टली इन 6 पोइट्स का ही जिक्र किया जाता है।
अगर इनमें रॉबर्ट फ्रॉस्ट की बात करें तो ये एक अमेरिकन पोइट थे, लेकिन 1912 से लेकर 1915 तक ये डायमॉक विलेज में रहे थे और यहाँ इनकी दोस्ती एडवर्ड थॉमस से हो गई थी। और फिर इन्होंने एडवर्ड थॉमस को पोइट्री लिखने के लिए इंस्पायर किया था और अपने इसी टाइम पीरियड में इन्होंने एक फेमस वर्क द रोड नॉट टेकन लिखा था। इसके अलावा ये अपने एक और वर्क स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की वजह से काफ़ी फेमस हैं। जबकि अगर एडवर्ड थॉमस की बात करें तो इन्होंने डायमॉक ग्रुप को 1914 में ज्वाइन किया था और ये पहले प्रोज राइटर और क्रिटिक थे और फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से इंस्पायर होकर इन्होंने पोइट्री लिखना शुरू की थी। 1914 में एक दफ़े ये ट्रेन का सफ़र कर रहे थे कि ट्रेन एडलस्ट्रॉप नामी एक स्टॉप पर रुक गई थी और वहाँ की पीसफुल इन्वायरमेंट से इंस्पायर होकर इन्होंने एडलस्ट्रॉप के टाइटल से एक वर्क लिखा था और इस वर्क को इनका सबसे फेमस वर्क भी माना जाता है, लेकिन यह वर्क इनकी डेथ के बाद 1917 में पब्लिश हुआ था। जबकि अगर लास्कलस एबरक्रॉम्बी की बात करें तो ये एक ब्रिटिश पोइट और लिटरेरी क्रिटिक थे और ये 1911 में डायमॉक में गए थे तो इन्होंने दूसरे पोइट्स को भी वहाँ आने के लिए इनवाइट किया था और जब भी ये पोइट्स कोई भी मीटिंग करते थे तो वो मीटिंग इनके घर पर ही होती थी। अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो 1912 में इन्होंने एम्बलम ऑफ लव के टाइटल से एक वर्क पब्लिश करवाया था। यह वर्क ड्रामेटिक पोएम है, मीन्स कि इसमें पोइट्री और ड्रामा दोनों के एलिमेंट्स मौजूद हैं। जबकि ये जो रपर्ट ब्रोक हैं ये एक इंग्लिश पोइट थे और ये अपनी वार सोनेट्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके अलावा ये अपने एक वर्क द सोल्जर की वजह से जाने जाते हैं। ये वर्क इन्होंने 1914 में लिखा था और ये पब्लिश 1915 में हुआ था। इस वर्क में इन्होंने ये पॉसिबिलिटी दिखाई थी कि हो सकता है कि ये वार में मर जाएं, लेकिन इनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। ये 1915 में अभी वार के लिए जा रहे थे कि इन्हें रास्ते में ब्लड पॉइजनिंग हो गई थी और इनकी वार में पहुंचने से पहले ही डेथ हो गई थी। जबकि ये जो जॉन ड्रिंक वाटे हैं ये एक इंग्लिश पोइट, प्ले राइट और लिटरेरी क्रिटिक थे और इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत एक इंश्योरेंस क्लर्क के तौर पर की थी। इन्होंने 1911 में डायमॉक में अपना वर्क पोएम ऑफ मैन एंड हॉर के टाइटल से पब्लिश करवाया था, लेकिन फिर हुआ ऐसे था कि इन्हें इनकी लाइफ में पोइट्री की वजह से फेम ही नहीं मिल रही थी तो इन्होंने पोइट्री छोड़कर ड्रामा लिखना शुरू कर दिया था। जबकि ये जो लास्ट पर विल्फ्रेड विल्सन है ये एक ब्रिटिश पोइट थे और इनके वर्क्स में ज़्यादातर फोकस कॉमन लोगों की लाइफ पर देखने को मिलता है। इन्होंने अपने वर्क्स में मोस्टली माइनर कैरेक्टर्स को दिखाया है और इसके अलावा इन्होंने वर्ल्ड में होने वाले चाऊस को भी अपने वर्क्स में डिस्कस किया है। और अगर इनके वर्क की बात करें तो इन्होंने डायमॉक में फायर्स के टाइटल से 1912 में एक वर्क पब्लिश करवाया था और इस वर्क में इन्होंने पोएट्री की वजह से होने वाली मुश्किलात के बारे में बताया। यह था कुछ डायमॉक पोइट्री के बारे में। अब चलते हैं वार पोइट्री की तरफ। अगर वार पोइट्री की बात करें तो ये ऐसी पोइट्री को बोलते हैं जो वर्ल्ड वार 1 या वर्ल्ड वार 2 के दौरान लिखी गई थी और इस पोइट्री में वार के हॉरर्स को दिखाया गया है। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वार पोइट्स की तरफ। अगर इस एज के इंपॉर्टेंट वार पोइट्स की बात करें तो फर्स्ट पर आते हैं विल्फ्रेड ओवन। अगर विल्फ्रेड ओवन की बात करें तो ये एक इंग्लिश पोइट और सोल्जर थे जिन्होंने वर्ल्ड वार 1 में हिस्सा लिया था और वर्ल्ड वार 1 के ख़त्म होने से एक वीक पहले ये जंग में मारे गए थे। इन्होंने अपनी पोइट्री में वार से होने वाली डिस्ट्रक्शन को रियल अंदाज में दिखाया है और इसके अलावा इनकी लाइफ पर सैगफ्रेड सेसन का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा है। इनकी लाइफ में इनके सिर्फ 5 वर्क्स पब्लिश हुए थे। फिर इनकी डेथ के बाद सैगफ्रेड सेसन ने इनके कुछ वर्क्स पब्लिश करवाए थे जबकि बाकी कुछ वर्क कुछ और एडिटर्स ने पब्लिश करवाए थे। और अगर इनके फेमस लिटरेरी वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क डल्स एट डेकोरम एस्ट की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इनकी डेथ के बाद 1920 में पब्लिश हुआ था और इस वर्क में भी इन्होंने वार के हॉरर्स को ही दिखाया है। सेकंड पर आते हैं आइजैक रोजनबर्ग। ये एक ब्रिटिश पोइट और सोल्जर थे और ये एक पुअर जूइश फैमिली में पैदा हुए थे। अपनी अर्ली लाइफ में ये वार के बहुत अगेंस्ट थे, ये वार वगैरह को पसंद नहीं करते थे, लेकिन फैमिली को सपोर्ट करने के लिए ये वर्ल्ड वार 1 में गए थे और इस वार में इनकी डेथ भी हो गई थी। इन्होंने भी अपनी पोइट्री में वार का रियलिस्टिक व्यू दिखाया, मतलब जो इन्होंने देखा था वही इन्होंने अपनी पोइट्री में लिख दिया था। ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क ब्रेक ऑफ डे इन ट्रेंचेस की वजह से बहुत फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1917 में पब्लिश करवाया था। थर्ड पर आते हैं एडमंड ब्लैंडन। ये एक इंग्लिश पोइट और क्रिटिक थे और ये अपनी अर्ली लाइफ में जॉर्जियन पोइट्री का हिस्सा थे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने अपना फोकस वार पोइट्री की तरफ शिफ्ट कर लिया था।
इन्होंने भी वर्ल्ड वार वन में पार्टिसिपेट किया था और ये जिंदा वापस भी आ गए थे। ये अपने वर्क अंडरटोन ऑफ वार की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1928 में पब्लिश करवाया था। इस वर्क में इन्होंने अपनी स्टोरी बताई है। ये कहते हैं कि मैं एक स्टूडेंट था जब मैं वर्ल्ड वार वन में लड़ने के लिए चला गया था, और कई दफ़ा ऐसे हुआ था कि ये जो शेल्स वगैरह होते थे वो मेरे बिल्कुल पास आकर गिरते थे, लेकिन मैं खुशकिस्मती से बच जाता था। लेकिन मेरे बहुत से दोस्त इस वार में मारे गए थे, और सालों गुजरने के बाद भी वार के वो हॉरर मेरे माइंड से नहीं निकल रहे। लास्ट पर आते हैं केट डगलस। ये एक ब्रिटिश पोइट और सोल्जर थे और इन्होंने वर्ल्ड वार टू में पार्टिसिपेट किया था और इस वार में इनकी डेथ हो गई थी। ये एडमंड ब्लैंडन जिन्हें हमने अभी डिस्कस किया, ये उनके यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में स्टूडेंट थे और ये दूसरे वार पोइट्स से थोड़े से डिफरेंट थे। दूसरे पोइट्स ने तो वार में वार के हॉरर्स वगैरह को दिखाया है, लेकिन ये बैटल फील्ड में भी ब्यूटी को देख लेते थे। जैसे कि इन्होंने 1943 में डेजर्ट फ्लावर्स के टाइटल से एक वर्क पब्लिश करवाया था और इस वर्क में इन्होंने जंग के मैदान में खिले हुए फूलों के बारे में बताया है। इसके अलावा जौन से हमने डायमॉक पोइट्री में पोइट्स डिस्कस किए थे, एडवर्ड थॉमस और रॉबर्ट ब्रोक, उन्होंने भी वार पोइट्री के हॉरर्स के बारे में लिखा है। इन पोइटिक मूवमेंट्स के अलावा इस सेज की पोइट्री में और भी बहुत से इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, जैसे कि टी.एस. इलियट। इन्होंने इसी इरा में अपना वर्क द वेस्टलैंड लिखा था और ये इस वर्क की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अपने इस वर्क में इन्होंने बताया है कि वर्ल्ड वार वन के बाद लोग कैसे कंफ्यूज हो चुके हैं और अंदर से टूट चुके हैं। इसके अलावा इस सेज की पोइट्री में एक और नाम भी आता है, जैसे कि W.B. येट्स, जिन्हें हम विलियम बटलर येट्स बोलते हैं। ये एक आयरिश पोइट और ड्रामेटिस्ट थे और इसके साथ साथ ये आयरिश लिटरेरी रिवाइवल के लीडर्स में से भी एक थे। इन्हें इनकी लिटरेरी खिदमात की वजह से 1923 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क द सेकंड कमिंग की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इस वर्क में इन्होंने वर्ल्ड वार वन से होने वाले चाउज वगैरह और डिस्ट्रक्शन वगैरह को दिखाया है। और लास्ट पर आते हैं W.H. आर्डन। ये एक ब्रिटिश अमेरिकन पोइट थे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वर्ल्ड वार टू के शुरू होने से कुछ टाइम पहले ये अमेरिका चले गए थे। इन्होंने भी अपनी अर्ली लाइफ में पोइट्री में प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया था, और फिर इन पर भी मॉडर्न एज का असर हुआ था और इन्होंने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस को भुला दिया था और फ्री वर्स में लिखना शुरू कर दिया था। और अगर इनके फेमस वर्क की बात करें तो ये अपने वर्क फनरल बिलूज की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये था कुछ इस सेज की पोइट्री के बारे में। अब चलते हैं सेज के ड्रामा की तरफ। अगर इस सेज के ड्रामा की बात करें तो इस सेज के ड्रामा ने भी पुराने ट्रेडिशंस का बॉयकॉट किया था और इस सेज के ड्रामेटिस्ट ने भी नॉन लीनियर वर्क लिखना शुरू कर दिए थे। और अगर इस सेज के इम्पोर्टेंट ड्रामेटिस्ट की बात करें तो फर्स्ट पर आते हैं जॉन गैल्सवर्दी। ये एक ब्रिटिश नावलिस्ट और ड्रामेटिस्ट थे और इन्होंने अपने ड्रामा में इनजस्टिस, इनइक्वालिटी और वुमेन राइट्स के लिए आवाज़ उठाई है। इन्हें भी इनकी लिटरेरी खिदमात की वजह से 1932 में नोबेल प्राइज़ मिला था और ये अपने प्ले जस्टिस की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1910 में पब्लिश करवाया था और इसमें इन्होंने ब्रिटेन के जस्टिस को क्रिटिसाइज़ किया। जबकि सेकंड पर आते हैं शियान ओ कैसे। ये एक आयरिश ड्रामेटिस्ट थे और इन्होंने अपने वर्क्स में आयरलैंड के कैपिटल डबलिन के वर्किंग क्लास लोगों की स्ट्रगल को दिखाया है। इसके अलावा हमें इनके वर्क्स में हमेशा फोकस पुअर लोगों पर देखने को मिलेगा। ये अपने वर्क जूनो एंड पायकॉक की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ये वर्क इन्होंने 1924 में पब्लिश करवाया था। और फिर लास्ट पर आते हैं नोएल कॉवार्ड। ये एक ब्रिटिश प्ले राइट, एक्टर, कंपोजर और डायरेक्टर थे और इन्होंने सॉन्ग्स भी लिखे थे। इसके अलावा इन्होंने स्टेज पर एक एक्टर के तौर पर भी परफॉर्म किया है और ये सबसे ज़्यादा अपने वर्क प्राइवेट लाइव्स की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अपने इस वर्क में इन्होंने एक डाइवोर्स्ड कपल की स्टोरी बताई है कि ये डाइवोर्स लेने के बाद दूसरी शादी कर लेते हैं। फिर इत्तेफाक से एक दिन ऐसे होता है कि ये दोनों अपने अपने पार्टनर के साथ एक होटल पर जाते हैं और इन दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। अब जैसे ही इनकी मुलाकात होती है तो इन्हें लगता है कि अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो ये ऐसे करते हैं कि अपने अपने पार्टनर को छोड़कर दोबारा से भाग जाते हैं। लेकिन फिर इस प्ले के लास्ट पर ये दोनों पहले की तरह दोबारा से लड़ना शुरू कर देते हैं। यह था कुछ मॉडर्न एज के लिटरेचर के बारे में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।